अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 एंड आज का हमारा टॉपिक है एंटल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो होती है दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहता है, एंड देन फिर हम एंटल कन्वर्शन पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेट्स स्टार्ट। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ना हम ये अपने आप से क्रिएट होती है, ठीक है, ना ही ये क्रिएट लाइक जब ये होती है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, होने के बाद, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इट इज ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपने ये याद रखना है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही इसको तबाह किया जा सकता है, बल्कि ये कन्वर्ट होती है कहाँ से कहाँ, एक फॉर्म से अदर फॉर्म तक, एक फॉर्म से अदर फॉर्म तक। स्टूडेंट्स, अगर इसको समझने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करें, जो कि मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ मस्कुलर एनर्जी की। आप अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज करके अपने दोनों हाथों को रब करें। स्टार्ट रबिंग। क्या हुआ कि आप अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूटिलाइज करें बाई rubbing the hand with each other, ठीक है, it produce friction, so this frictions give heat energy, ठीक है, यानी इस फ्रिक्शन से, इस रबिंग से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो फर्स्ट आई यूज मस्कुलर एनर्जी, सो द मस्कुलर एनर्जी चेंज इनटू यू कैन हीट एनर्जी। तो आपने क्या किया कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हुई। इसमें आपने एनर्जी को ये देखा कि जब तक आपने इसको पकड़े रखा था ये अपने आप से क्रिएट नहीं हुई, लेकिन जब आपने रबिंग स्टार्ट की तो रबिंग स्टार्ट होने के बाद जो मस्कुलर एनर्जी आप लगा रहे हो वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज हीट एनर्जी। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और ये ना क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम बनी है इसको हम समझते हैं, जिसमें आपके पास है साइकिल। ये इंक्लाइन पे, इस एंगल पे ये साइकिल जो है एक बंदा चला रहा है, तो यहाँ इसकी मैक्सिमम पीक है, ठीक है, और यहाँ से ये वापस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड देन इट्स कम बैक टू ग्राउंड। अब यहाँ हमने दो हेडिंग्स दी हुई है इसको, एनर्जी इन, एनर्जी आउट। स्टूडेंट्स, आप फील करें कि आप जब किसी चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो व्हाट यू फील, आप साइकिल के ऊपर, पैडल के ऊपर ज़्यादा जोर लगाते हैं, साइकिल के पैडल के ऊपर आप ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी आप साइकिल को देते हैं। जब आप एनर्जी साइकिल को देते हैं, साइकिल के पैडल को घुमाने के लिए लगाते हैं, तो आप साइकिल के अंदर एनर्जी इन करते हैं, ठीक है, आप अपनी मस्कुलर एनर्जी साइकिल को देते हो, ठीक है, जिसके बाद साइकिल कंटिन्यूसली मोशन करता है इस पाथ के ऊपर, ग्राउंड से ऊपर की जाने। यानी इन शॉर्ट वर्ड के आप इसके अंदर एनर्जी इन करते हो तो इसके अंदर एबिलिटी आती है काम करने के लिए, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। सिमिलरली जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप साइकिल का पैडल जो है विद इट्स व्हील आप उसको छोड़ देते हैं, देन साइकिल अपने आप ही उतराई के नीचे आती है। अब यहाँ से ऊपर जाते हुए आपने इसको एनर्जी दी थी साइकिल को, तो साइकिल जो है उस एनर्जी को लेके ऊपर आया कंटिन्यूसली इस पॉइंट तक। यहाँ पे आप पैडल को छोड़ दें और साइकिल को बिल्कुल फ्री फॉल कर दें, यू विल फील कि अब वो एनर्जी जो आपने इस पर इन की थी वो एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो एनर्जी आउट होना शुरू हो जाएगी जो एनर्जी आपने इसमें इन की थी। आप क्या कह सकते हो कि इस ग्राउंड लेवल पर
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें कांस्टेंट है, जितनी एनर्जी इन थी वापस पे आकर उतनी एनर्जी आउट होगी, रिलीज होगी, ठीक है। और सेकंड रीजन इसका आप ये समझ सकते हो कि जब आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो अपर केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अपर केस में ऊपर जाते हुए चूंकि आप इस साइकिल की पोजीशन चेंज करें ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, तो जो एनर्जी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिहाज से उसके साथ एसोसिएट होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ चूंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इसके हाइट के लिहाज से, चाहे इसकी हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर मैक्सिमम स्टोर होगी, वो भी बढ़ेगी। और लास्ट इसमें आएगा काइनेटिक एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होगी साइकिल के अंदर काइनेटिक एनर्जी के तौर पे। वो काइनेटिक एनर्जी यूज अप होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रिक्शन के अगेंस्ट और ग्रेविटी के अगेंस्ट। यहाँ दो चीजें एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, एक फ्रिक्शन ग्राउंड का टायर के साथ और एक ग्रेविटी। तो इसको नीचे की तरफ धकेलने के बदले में आपको इस पे काइनेटिक एनर्जी इन करनी पड़ेगी ताकि फ्रिक्शन और ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा सके, ठीक हो गया। इन अदर वर्ड सिंपल आपको एनर्जी इन करनी पड़ेगी इसमें। अच्छा, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, तो अपर की तरफ जाते हुए हम अगर देखें, ऊपर की तरफ जाते हुए, तो आप ये कह सकते हो कि गेन आएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है स्टूडेंट्स, इट विल यूज अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस आएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गेन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गेन क्यों आएगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, साइकिल की हाइट बढ़ रही है, तो हाइट पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा, काइनेटिक एनर्जी यूज होगी साथ साथ। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यूज होगी आपको क्या लगता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नो, ये तो कहता है नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि वो कहाँ जा रही है स्टूडेंट्स? वो एक अदर फॉर्म में जा रही है जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ गेन आ रहा है, तो जितनी यूजअप हो रही है फ्रिक्शन और ग्रेविटी के अगेंस्ट, उतनी ये अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा स्टूडेंट्स, इसके पास मैक्सिमम क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे मिनिमम होगी इसके पास MIN, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हेन ही कम बैक, जब वो वापस आता है, अब आप फील करोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते हुए इसमें स्टोर हुई है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी यूज अप होगी स्टूडेंट्स नीचे आने के लिए। और जब पोटेंशियल एनर्जी यूज अप होगी तो आपको क्या लगता है? डिस्ट्रॉय होगी? अगेन आंसर इज नो, वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दैट इज काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी विल हैव द साइकिल टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो डाउनवर्ड के लिए क्या कंडीशन है? डाउनवर्ड के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी उसमें लॉस आएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वो यूज हो रही है क्योंकि उसकी पोजीशन कम हो रही है, साइकिल नीचे की तरफ आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज होगी, और जितनी यूटिलाइज होगी उतनी कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये था उसकी डाउनवर्ड कंडीशन। अब आपको देखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही थी वो वापसी पे आके लॉस हो रही है, और जो ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो वापसी पे आके काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। तो आपको क्या लगता है टोटल जो एनर्जी है इस पूरे मैकेनिज्म की वो कांस्टेंट है या नहीं है? मेक श्योर कि वो कांस्टेंट है। जितनी लॉस हुई उतनी गेन हुई, तो टोटल एनर्जी ग्राउंड पे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व। यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कभी भी ना डिस्ट्रॉय होती ना क्रिएट होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट्स एक सेकंड एग्जांपल है, इसको समझते हैं कि हमारे पास जो सन होता है वहां से स्टूडेंट्स सन रेडिएशन आती है। अब सन रेडिएशन के अंदर होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी हीट की फॉर्म में आती है। अब हीट क्या है स्टूडेंट्स? वो एक एनर्जी है जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफर होती है। अब रिवर के अंदर, ओशंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, सन से आने वाली थर्मल एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है, और वाटर मॉलिक्यूल उस थर्मल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं।
दे स्टार्ट एवापोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री के अंदर evaporation take place at all temperature, so this energy is much sufficient to evaporate that water molecule from the surface। so rather क्वेश्चन से evaporation स्टार्ट हो जाती है, इनकी सरफेस से evaporation स्टार्ट हो जाती है, वाटर जो है वो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स जब ये वेपर स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो मैकेनिज्म होता है। जब थर्मल एनर्जी मिलती है इनको, तो जब ये वाटर वेपर बनते हैं ऊपर आने के लिए, तो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इनको पहुंचा देती है क्लाउड्स तक। यहाँ तक स्टूडेंट्स, यहाँ क्लाउड्स के अंदर यहाँ पे कंडेंसेशन स्टेट होती है। कंडेंसेशन से मींस कि जो वाटर वेपर्स आए हैं यहाँ तक क्लाउड्स में वो वापस लिक्विड ड्रॉप्स बन जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी लो हो जाती है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इज दैट कि जैसे आपने प्रेशर कुकर में देखा कि प्रेशर कुकर ऊपर से सील होता है, जो दरमियान में गैप होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो ऑपरेट होते हैं सील के साथ जब वो टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो अगेन वो वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, यानी कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन स्टेट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्लाउड्स में जब वाटर वेपर्स क्लाउड्स में आते हैं तो वापस वो क्या बन जाते हैं, वापस वो लिक्विड ड्रॉप्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स, और इस टाइम इनकी एनर्जी हो जाती है लो। सो लो एनर्जी के साथ वो फिर वाटर ड्रॉप्स बन के बरसते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंटर कन्वर्शन का जो मैकेनिज्म हुआ, कैसे हुआ, आपके सन से आई थर्मल एनर्जी, ओशियंस वाटर मॉलिक्यूल्स में पड़ी, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हुआ सरफेस से। काइनेटिक एनर्जी ने हेल्प किया इसको यूज ऑफ वाटर शुरू हो जाएगी ग्रेविटी के अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। जैसे आसान है स्टूडेंट्स, वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा तो किसके अगेंस्ट जा रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ग्रेविटी भी खींच रही है उस वाटर वेपर को, एयर रेजिस्टेंस भी है, तो उसके अगेंस्ट एनर्जी यूज होगी कि नहीं होगी, एग्जैक्टली होगी। तो अगेन ऊपर जब जाएंगे वाटर वेपर तो उसकी जो लॉस हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन यानी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और ग्रेविटी के अगेंस्ट, और पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट स्टोर हो रही होगी उसके अंदर। जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर आएगा क्लाउड की तरफ जाएगा, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स यहाँ तक इसको हेल्प आउट करेगी पहुंचाने में। अब क्या होगा कि टाइम के साथ साथ इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्लाउड्स के अंदर जो है यहाँ से आप कह लो कि जब ये कूल डाउन होंगे, ठीक है, जब ये कूल, क्योंकि यहाँ तक हीट अप होते हैं मॉलिक्यूल, जब ये कूल डाउन होते हैं इनका टेम्परेचर डाउन होता है, एंड देन टेम्परेचर डाउन होने के बाद ये वापस स्टूडेंट्स जो एनर्जी यहाँ पे गेन की थी वो काइनेटिक एनर्जी बन के रेन ड्रॉप्स बन के यहाँ अगेन गेन होती है, जो नीचे ग्राउंड तक इनको पहुंचने में हेल्प करती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ स्टोर की थी इन्होंने, वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने में या लॉस करते हैं, क्योंकि अपना रेफरेंस लेवल ग्राउंड से की तरफ आना होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, और गेन हो रही होती है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स ये था आपके पास एंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का टॉपिक, जिसमें आपने देखा बाय रबिंग अ हैंड एक एनर्जी दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली आपने साइक्लिक सिस्टम के अंदर देखा कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट टोटल एनर्जी का सिस्टम कांस्टेंट है, कंजर्व है स्टूडेंट्स। ये एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय की फॉर्म में कहीं जा रही है, बल्कि ना ही क्रिएट की जा रही है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसमें भी आपने देखा कि कैसे रेन होती है, ऑपरेटिंग में कैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है, बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर रेन ड्रॉप्स बन के नीचे आती है, और जब वाटर वेपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बन के ऊपर जा रहे होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूज हो रही होती है। तो एंटर कन्वर्शंस हो रही होती है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास एंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा होगा फॉर्म ऑफ एनर्जी। होप सो यू एंजॉय दैट लेक्चर। मुझे कमेंट के लास्ट में ज़रूर बता दीजिए आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस पुट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।